नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। और आज हमारी चर्चा का विषय एक ऐसी खबर से जुड़ा है जिसने भारत को बहुत ज्यादा ही गर्वान्वित महसूस करा है, और खास तौर पर यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गर्वान्वित महसूस कराने की बात की जा रही है। अब मैं आपको इस खबर के बारे में बताता हूं। 3 इंडियन PSU अमंग टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। जी हां, 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे हैं जो कि टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग फर्म्स की लिस्ट में शुमार होते हैं। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल CP सिंह, जो कि इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि हाल ही में जो रूतो, कीनिया के प्रेसिडेंट रूतो का भारत की विजिट करना और उसके बाद डिफेंस उद्योग से जुड़े दोनों देशों के बीच कुछ कोलैबोरेशंस को लेकर चर्चा चारों ओर है, जो कि एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है। सर, मैं अब अपनी खबर पे आता हूं। 3 इंडियन PSUs अमंग टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। डिफेंस से आप जुड़े हैं, मेजर जनरल CP सिंह हमारे साथ हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, किस रूप से देखा जा रहा है डिफेंस के जगत से जुड़ी इस खबर को? थैंक यू गौरव जी। एंड मुझे आज बहुत फक्र हो रहा है। एक इंडियन होने के नाते हम सबको बहुत गर्व होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हाँ, जहां हम कहीं भी हमारा नंबर नहीं था, अभी पिछले 10 सालों में जो हमने आत्मनिर्भर का बीड़ा उठाया है और जो मेड इन इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया है, उसी का नतीजा है कि आज हमारी 3 PSUs वर्ल्ड की 100 कंपनियों में गिनी जाती है। हालांकि हमारा कंट्रीब्यूशन अभी बहुत छोटा है, अभी तो हमने उस रास्ते पे चलना शुरू किया है। जो वर्ल्ड का ट्रेड है, ये मैं आपको बताऊं, करीब 600 बिलियन का आर्म्स का ट्रेड है, और इसका सिर्फ 1% ही हमारी जो ये तीनों PSUs मिला के उसको पूरा करती हैं। लेकिन एक छोटी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि हम सही रास्ते पर चल पड़े हैं और शीघ्र ही हम दौड़ने लगे। तो सर, ये जो 3 PSU हैं, मैं इनके नाम भी लेना चाहूंगा जिन्होंने भारत को गर्वान्वित महसूस करा है। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है मझगांव डॉक्स। और सर, ऐसे में जो मेरा सवाल जाता है, ऑब्वियसली जैसे आपने मेक इन इंडिया का जिक्र किया और जिसका नमूना हमने पिछले दिनों देखा है, खास तौर पे इंडिजिनियसली बिल्ड INS विक्रांत के जरिए, और दूसरा जो हमारा कम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे प्रचंड का नाम दिया जा रहा है, जिसकी चर्चा चारों ओर है। तो सर, ऐसे में किस तरीके से इस प्रगतिशील भारत की गति को बढ़ा देगा आगे जाकर के? आज 3 PSUs हैं, कल किस तरीके से ये PSUs और अपना योगदान देंगे? क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए गौरव जी, कोई भी कंपनी बड़ी इतने सहज रूप से नहीं बनती, उसको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट देना पड़ता है। देखिए, कंपनी वही है जो पिछले 70 साल से काम कर रही थी, जैसे HAL है, मझगांव डॉक्स है, बहुत पुरानी कंपनियां हैं। लेकिन फिर भी हम पूरा अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन बाहर से खरीदते थे। हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट इंपोर्टर थे। तो ये इसलिए कि हमें अपने लोगों पे भरोसा नहीं था, अपनी कंपनियों पे भरोसा नहीं था, अपने देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको हमने बढ़ावा नहीं दिया। तो ये कंपनियां ज्यादातर एक सर्विसिंग का या छोटे मोटे रिपेयर्स का काम करती थी। अभी पिछले 10 साल में हमने ये कहा है कि जो भी हम सामान बाहर से खरीदेंगे उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT आप इंडिया में करिए। हम उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपनी जो कंपनीज हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी लेके वो आगे के लिए हमारे लिए सामान तैयार करती हैं। जैसे अगर आप देखें, HAL को बहुत बढ़ावा मिला है, और उसी के तहत अभी आप देखिए हमने अपना इंडिजिनस तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट खड़ा किया है। तो देखिए, राफेल जो है वो 1500 करोड़ की इसकी कीमत है, और वही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तकरीबन उतना ही बढ़िया हमने तेजस के रूप में 300 करोड़ में डेवलप करके दिया है दुनिया को। तो जो कंट्रीज 1500 करोड़ का राफेल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ हमने काफी अपने देश की स्वयं का जो डिफेंस का एक लार्ज स्पेंडिंग है, जैसे आपने अभी देखा होगा 1.8 लाख करोड़ का हमने ऑर्डर दिया है HAL को, ये तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। 96 तेजस एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं, और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, आपने इसके बारे में पहले भी मेरे से चर्चा की थी, जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। इनको हमने अपनी सेना में पहले भर्ती किया। ये दूसरे उन कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है जो हमसे ये हथियार खरीदना चाहते हैं कि देखिए भाई, हम पहले खुद बढ़ते हैं, तभी तो हम दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ये खरीदिए। और देखिए, उसी कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कितना कॉन्फिडेंस का एक काम किया कि उन्होंने तेजस के अंदर फ्लाई किया। अभी आपको याद होगा पिछले 8-10 दिन पहले
ये दुनिया को ये बताने के लिए है कि देश का प्रधानमंत्री इस एयरक्राफ्ट में फ्लाई करने में सेफ है। नहीं तो वो और भी दूसरे Su-30 वगैरह और किसी एयरक्राफ्ट में भी फ्लाई कर सकते थे अगर उन्हें सिर्फ एक जॉय राइड लेने के लिए जाना था। वो जॉय राइड के लिए नहीं गए, वो एक मैसेज देना चाहते थे दुनिया को कि ये जो तेजस हमने बनाया है ये दुनिया का सबसे उत्तम फाइटर एयरक्राफ्ट है। सर मेरा अगला सवाल जाता है वो ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से है। हम ऐसे में अगर यूएस की बात करें कि ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस स्टिल कंटिन्यूज टू डोमिनेट द टॉप 100 लिस्ट, और दूसरी तरफ डिस्पाइट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ इट्स 42 कंपनीज फेलिंग बाय 7.9%, तो क्या कारण हुआ है सर? प्लीज उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, अभी भी आप सही कह रहे हैं, अमेरिका नंबर 1 है दुनिया में आर्म्स मैन्युफैक्चरर और आर्म्स एक्सपोर्टर में। और जो टॉप 5 कंपनीज है वो अभी भी अमेरिका की हैं, जैसे रेथॉन है और नॉर्थकॉप है, उनकी जनरल डायनेमिक्स है, आई थिंक एक और बोइंग। ये 5 कंपनियां हैं उनकी जो नंबर 1 2 3 4 5 कंपनीज है। उसके बाद चाइना ने भी अभी थोड़ा थोड़ा अपने इसमें घुसपैठ बनानी शुरू करी है। रशिया भी एक इंपॉर्टेंट आर्म्स एक्सपोर्टर रहा है, और फ्रांस भी काफी आर्म्स एक्सपोर्टर रहा है बहुत बड़े लेवल पे। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से हम लोग जो पूरा अपना सामान बाहर से मंगाते थे, उनके मुकाबले में मार्केट में आके खड़ा होना और अपना सामान बेचना इतनी बड़ी कंपनियों के सामने, वो एक बहुत मायने रखता है। चाहे हम अपने वो 100 जहाज बेचते हैं, हम 2 ही जहाज बेच पाए, लेकिन आज उस मार्केट में हम खड़े होने की हिम्मत तो कर रहे हैं। वो 2 जहाज तो हम बेच रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने एक पहल तो करी है, उनकी नजरों में नजरें मिला के देख तो रहे हैं। सर बहुत ही सही बोला कि नजरों में नजरें मिलाकर अब देख रहे हैं, क्योंकि भारत उस स्तर पर अपने आप को देख पा रहा है। मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। सर ऐसे में मेरा अगला प्रश्न जाता है कि वो जो यूएस और यूरोपियन कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को या अपने जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनकी डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रही, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो सर ऐसे में भारत किस तरीके से इस मौके का फायदा उठा सकता है और अपनी एक्सपेंशन को और मजबूती दे सकता है? गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत मेहनत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और लेबर की कॉस्ट वहां पे बहुत ज्यादा है। अमेरिका में टेक्नोलॉजी उनके पास है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर की कॉस्ट है, एक तो उन्हें स्किल्ड और बढ़िया मैकेनिक्स, इसके जो एवियोनिक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। और आप देखें, दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स और सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स आजकल हिंदुस्तान से ही जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे यूके में हो, सब जगह। तो अगर हम अपनी इस टैलेंट पूल का इस्तेमाल अपने यहाँ पे करें और एक चीप मैन्युफैक्चरिंग, ये तो प्रूव्ड है कि इंडिया एक सबसे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है हर चीज के लिए। जमीन सस्ती है, बिजली पानी हम मुहैया करते हैं सस्ते में, चीप स्किल्ड लेबर है, चीप मैनेजमेंट है। तो ये सब चीजें होते हुए हम उतने ही अच्छा सामान सस्ते में बना के दे रहे हैं। इसीलिए वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ओवरहेड्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो उसको सस्टेन करने में अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जैसे इंडिया है या इजराइल है, हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और वो चीप रेट पर उसी क्वालिटी का माल बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहल है। सर ऐसे में मैं एक प्रश्न की ओर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। जब हम बात करते हैं डिफेंस उद्योग की, जिसमें हाल ही में खबर निकलकर सामने आ रही है जो प्रेसिडेंट रूतो का भारत का दौरा, जिसके दौरान इसका कोलैबोरेशन भी भारत की ओर से काफी बड़ा बड़ा इनिशिएटिव निकल करके सामने आ रहा है दोनों देशों के बीच। तो एक तरफ 3 PSU अमंग द टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ डिफेंस उद्योग का कोलैबोरेशन कीनिया के साथ। तो किस दृष्टिकोण से भारत की पावर को दर्शा रहा है? दोनों तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, कीनिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री अभी हमसे भी और थोड़े नीचे स्तर पर है, इतनी डेवलप नहीं है, और वो भी ज्यादातर अपना डिफेंस का सामान बाहर से खरीदते हैं। एट द सेम टाइम वो सऊदी अरेबिया की तरह इतने अमीर नहीं है कि दुनिया का बेस्ट सामान खरीद के दे सके। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे जो थोड़े से उनका बजट है डिफेंस का, उससे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सके, उसका फायदा उठा सके। तो ऐसे में इंडिया जैसा कंट्री उसमें बिल्कुल फिट होता है। एक तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दूसरे आगे चल के हो सकता है प्रोडक्शन यूनिट भी उनके यहाँ डालने की सोच सकते हैं, और तब तक हम उनको सस्ते दामों में बढ़िया माल डिफेंस का मुहैया करा सकते हैं। और हमारी चाइना की जैसी कोई नीयत भी नहीं होती कि आगे चल के हम हाथ खींच लें या उनकी आर्म ट्विस्टिंग करें कि हम आपको स्पेयर्स नहीं देंगे या आगे मेंटेनेंस नहीं करेंगे। तो दैट वे इंडिया इज ए बेनाइन पावर। तो कीनिया हमारे ऊपर भरोसा कर सकता है, और हम अपना इक्विपमेंट जब उनको देंगे तो उसमें उनका भी भला है, और उसको हम एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करते हैं, और डिफेंस से स्टार्ट करके दूसरे क्षेत्रों में भी हम कोलैबोरेशन करके अपनी
अपने ये फ्रेंडशिप को और अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सकें, जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने एड्रेस में की है। सर, मेरा जो अगला सवाल है सर, उसमें दो सवाल जाते हैं। ऑब्वियसली ये डिफेंस उद्योग की बात जो ऑब्वियसली कीनिया के जो प्रेसिडेंट हैं रूतो, उनके साथ कोलैबोरेशन की जा रही है, तो सर इसमें हमारे पीएसयूज को किस तरीके से और बढ़ावा मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालने की जरूरत है। और दूसरी जो मैं चीज पूछना चाहूंगा, भारत के लिए ये और अफ्रीकन कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए और दरवाजे खोल देगा, तो सर उससे भी ऑब्वियसली हमारे डिफेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे पीएसयूज को और बिजनेस मिलने की भी उम्मीद है। तो सर इन दो पहलुओं पे अब जरा नजर डालिए प्लीज। बिल्कुल सही कहा गौरव जी आपने। G20 की मीटिंग में जब इंडिया के पास में प्रेसिडेंसी थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज को G20 में शामिल कर लिया। अभी वो G20 के हिस्सा होने की वजह से और इंडिया के और ज्यादा नजदीक आ गए, क्योंकि इंडिया ने उनको G20 में एंट्री दिलाई है। तो जो अफ्रीकन यूनियन के जो 20 कंट्रीज हैं, वो आई थिंक 19 कंट्रीज हैं, वो सब अभी हमारे साथ ट्रेड में और एग्रेसिव रूप से शामिल होंगे इंडिया के साथ। ऐसे में उन सारे अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, जैसे कीनिया है एक पहल की है, लेकिन बाकी दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके पास भी वही समस्याएं हैं कि उनको अपने डिफेंस को आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, लेकिन पैसे कम है। तो उस समय भारत एक अच्छे मित्र के रूप में सामने उभर के आता है, जो उन्हें सस्ता और अच्छा सामान मुहैया कराएगा। तो ये दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट की विन विन सिचुएशन है, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और जो अफ्रीकन कंट्रीज चाइना की ओर झुकते जा रहे थे, अब वो चाइना से उनका मोह भंग हो गया है। एक तो चाइना अपने ही खुद परेशानी में है, आपको पता ही है, और चाइना जो है जब जिम्मेदार की तरह है, पैसा देता है लेकिन अपना पैसा छोड़ता नहीं है, और जब वसूल करता है तो बड़ी मुश्किल से करता है ना, बहुत तकलीफ होती है। तो सर हम इन सब प्रगति की गतिविधियों को देखकर ये कह सकते हैं कि भारत जो है एक विकसित देश के रूप में जल्द ही देखने को मिलेगा, जो कि आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक सपना भी है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं पहले भी आपके इसी फोरम पे कह चुका हूँ, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। अरे अभी तो 23 साल ही हुए हैं, 75 साल और बचे हैं, और वो 75 साल में आप देखिएगा कि भारत एक बहुत शिखर पर, बहुत ऊंचाइयों पर होगा। और इंशाल्लाह अगर इतनी बढ़िया डायनेमिक लीडरशिप हमें मिलती रही, हमारे देश के लोग इसी तरह मेहनत से काम करते रहे, तो ये जो पीएसयूज हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश के, जो अभी एक्सपोर्ट हमारा इतना बहुत बढ़ गया है, वो और भी आगे चल के बढ़ेगा, और भारत सर्टेनली डेवलप्ड कंट्रीज के कतार में खड़ा ही नहीं होगा, आगे की नंबर पे होगा। सर बहुत ही सही कहा। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल सीपी सिंह, जिनका कहना है कि अगर इस तरीके से ही भारत की प्रगति की गति बढ़ती रही तो जल्द ही भारत विकसित देशों की गिनती में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद।